राम राम दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाम लेते हैं आप उसकी जो महत्ता है उससे स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हालांकि दोनों का जो क्वेश्चन आता है, यदि मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ तो साथ ही में आता है और दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे ही टॉपिक हैं, तो हम पढ़ेंगे तो इन्हें एक साथ ही। लेकिन पहले मेरा फोकस रहेगा संपूर्ण रूप से शियर फोर्स डायग्राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि यदि आपने शियर फोर्स डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका तकरीबन 70% काम तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अपने आप ही हो गया। इसलिए हम पहली 1 या 2 क्लास पूरी की पूरी डेडिकेटेड रखेंगे हमारी शियर फोर्स डायग्राम के ऊपर। इससे पहले कि मैं शियर फोर्स डायग्राम की क्लास शुरू करूं, मैं आशा करता हूं कि आपने जो पिछले 3 वीडियोस थे, खासकर बीम के टाइप क्या होते हैं, उसके सपोर्ट उनके टाइप क्या होते हैं, उनका मतलब क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन मिलती है, और जो अलग अलग टाइप के लोड एक्ट करते थे मेरे बीम के ऊपर, उनके बारे में पढ़ लिया होगा। आप उनसे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। तो आइए बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम, AM। इसको शॉर्ट में बड़ा आसानी से बोल देते हैं SFD। ऐसे ही आएगा हमारा अगला टॉपिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको BMD बोल देते हैं। तो आमतौर पे इसको फटाफट से लोग SFD BMD बोलते हैं। तो क्या होता है शियर फोर्स डायग्राम? शियर फोर्स आपने सुना ही होगा क्या होता है। देखो मित्रों, ये मेरा एक ब्लॉक है। अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर, अब ऐसा समझ लो कि आप ये एक ब्लॉक जो है, ये एक ब्लॉक ना होकर ताश की बहुत सारी छोटी छोटी क्या रखी हुई है, पत्ते रखे हुए हैं इसके ऊपर। इस प्रकार से ताश के छोटे छोटे पत्ते रखे हुए हैं और उनसे ये ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, एक बार के लिए मान लो जैसा मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इस प्रकार से ये ब्लॉक बना हुआ है, एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है, ताश के पत्ते रखे हुए हैं। अब ये लेयर रखी हुई है, अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, ठीक है, अगर इस एरिया के ऊपर कोई फोर्स लगाऊं तो ये तो होगा, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, जो ऊपर से आपको दिख रहा है ना, इस वाले एरिया पर। अगर इस एरिया पर मैं कोई फोर्स लगाता हूं तो ये तो क्या होगा, इस एरिया के ऊपर नॉर्मल फोर्स है, लंबवत बल है। लेकिन अगर मैं कोई बल इस प्रकार लगाता हूं, इस प्रकार मतलब जैसे ये डस्टर है, अब मैं डस्टर के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, यदि कोई मैं बल इस प्रकार लगाता हूँ तो ये बल क्या है, इस एरिया के ऊपर लंबवत ना होकर के समानांतर है। क्या है ये बल? समानांतर है। तो ये बल क्या करेगा, ये बल जो पहली लेयर होगी, आप खुद सोचो। अभी मैं एक बार के लिए इस डायग्राम को हटा देता हूँ, अब वो एरिया आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वापस से अपने 2D वाले डायग्राम पे आ जाते हैं, 3D से। अब देखो, अगर मैं ये वाला फोर्स लगा दूं तो ये फोर्स क्या करेगा, एक तरीके से आप सोचो, अगर ये ताश की गड्डी होती तो ये केवल ऊपर वाले पत्ते पर काम करता और ये ऊपर वाले पत्ते को हटाने की कोशिश करता। मतलब ये क्या करता, इसके सामने की जो लेयर है उसको हटाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ तो ताश का पत्ता है, वो स्लिप हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, यदि ये ताश के पत्ते आपस में इलास्टिक से बंधे होते, जो रबड़ बैंड आते हैं ना, उस वाले इलास्टिक की बात कर रहा हूँ, ये आपस में एक दूसरे से बंधे होते, तो क्या होता, जब ये पहला पत्ता आगे जाता तो ये दूसरे पत्ते को खींचता और दूसरा वाला पत्ता एक तरीके से इसको रोकता। लेकिन इसके आगे जाने की गति के कारण पीछे वाला भी थोड़ा आता कि नहीं आता। अब पीछे वाला आता तो वो तीसरे से जुड़ा हुआ है नीचे वाले से, तो नीचे वाला दूसरे वाले को पीछे खींचता और पीछे वाला जो दूसरा वाला है वो पीछे वाले को आगे खींचता। तो एक तरीके से धीरे धीरे ये सभी डिफॉर्म होते हुए कैसे बन जाते, ये सभी डिफॉर्म होते हुए कुछ इस शेप में आ जाते। इस तरीके से ये थोड़े से डिफॉर्म हो जाते। ठीक है, इस तरीके से आ जाते। ठीक है, तो ये बात हमको ताश के पत्तों के रूप में समझ में आई। आपने खुद ने भी देखा होगा। हालांकि ताश के पत्तों में आपको देखने को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वास्तव में जो परमाणु होते हैं वो आपस में बंधों से जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सहसंजक बंध। और अलग अलग पदार्थ के परमाणु हो तो उनके मध्य आसंजक बंध बोल देते हैं हम, कोहेसिव फोर्स, कोएडिसिव फोर्स। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या होगा, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। तो ये जो वाला फोर्स था ये पूरे एरिया पे लग तो रहा था, लेकिन ये कैसे लग रहा था, समानांतर दिशा में लग रहा था, समानांतर दिशा में। तो इसने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करी, इसने इसको शेयर करने की कोशिश करी, मतलब इसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश करी। इसलिए हम इसको बोलते हैं शेयर फोर्स। क्या बोलते हैं,
शियर फोर्स, हिंदी में इसका नाम है अपरूपण बल। अपरूपण मतलब रूप बिगाड़ दिया, अपरूप कर दिया, उसे अरूप कर दिया, ठीक है ना, तो उसका रूप बिगाड़ दिया, तो उसको बोलते हैं अपरूपण बल, शियर फोर्स। तो ये वाला शियर फोर्स है। तो अब एक तरीके से देखो कि अगर ये वाली जो चीज़ थी जिसको मैंने आपको ताश की गड्डी के माध्यम से बताया, वास्तव में ये ताश की गड्डी ना होकर के क्या है, वास्तव में ताश की गड्डी ना होकर के क्या है, एक ब्लॉक है जिस पर लोड क्या कर रहा है, मेरा एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब देखो अगर मैं इसको अब ये जो ब्लॉक छोटा था मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया आपको, क्योंकि छोटे में समझने में आसानी थी। अब पूरा का पूरे बड़े ब्लॉक का भी वही हाल है, कई सारी लेयर्स है इसमें भी। अब ये क्या है, अगर मैं इस पूरे के पूरे ब्लॉक को ऐसे कर दूं तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको 90 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो आप देखेंगे इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से है। और ये फोर्स कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट करते ही ऐसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो क्या आपको ये कुछ कैंटिलीवर जैसा दिख रहा है क्या, कैंटिलीवर जैसा दिख रहा है क्या? तो ये कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है कि नहीं है? और बीम पे जो लोड लगते हैं वो तो उसकी लंबाई से लंबवत ही होते हैं ना, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो लेयर्स फॉर्म हो रही थी जिन पे शियर स्ट्रेस लग रहा था, यहाँ पे वो वाली लेयर्स कौन सी है, ये वाली है, ये वाली लेयर्स हैं वो, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या देखना है, शियर फोर्स डायग्राम क्या बताता है हमको, शियर फोर्स डायग्राम बताता है कि आपकी जितनी भी बीम की लेंथ है, चाहे वो बीम किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूस या XYZ, वो कुछ भी कॉम्बिनेशन दे किसी भी प्रकार के सपोर्ट्स का लगा के हमको हमारी बीम की जो संपूर्ण लेंथ है, अगर मैं इस लेंथ के साथ साथ एक ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं और उस ग्राफ पर क्या करता हूं, ये वाली अक्ष तो मेरी लंबाई की अक्ष ही होगी, क्योंकि ये बीम की लंबाई है, तो ये वाली अक्ष तो क्या है, मेरी लंबाई की अक्ष है। और ये वाली अक्ष क्या बताएगी, ये वाली अक्ष बताएगी मेरे को शियर फोर्स का मान, किसका मान बताएगी, शियर फोर्स का मान। तो सपोज यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू ये है तो ये लिख दी, इसके बगल वाली जो ये प्लेन है उस पर शियर फोर्स का मान ये है तो ये रख दिया, इसके बगल में फिर ये है तो ये रख दिया। अगर इस प्रकार से मैं सब बिंदुओं को मिला के और एक शियर फोर्स का ग्राफ बना दूं, जिस भी फॉर्मेट में या जिस भी प्रोफाइल में वो बनेगा, जिस भी प्रकार का, तो अब ये शियर फोर्स का ग्राफ आया, मतलब इतनी इतनी वैल्यू का शियर फोर्स लग रहा है। और उस वैल्यू तक बढ़ाने के लिए मैं इसको क्या बता दूंगा, तीर लगा के दिखा दूंगा। तो इस प्रकार से मैं इसको दिखा दूंगा। तो ये जो लंबाई के साथ हर प्लेन पर मैंने शियर फोर्स की वैल्यू दिखाते हुए एक जो ग्राफ बनाया या कर्व बनाया, इसी को हम बोलते हैं क्या, शियर फोर्स डायग्राम, SFD, क्या बोलते हैं इसको हम, शियर फोर्स डायग्राम। और यदि इसी प्रकार से इसकी लंबाई के साथ साथ एक अक्ष ले लूँ मैं, और इस अक्ष पर शियर फोर्स की जगह मैं बेंडिंग मोमेंट को ले लूँ, यहाँ पर तो क्या लिया था मैंने, शियर फोर्स, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को ले लूँ और लंबाई के साथ साथ हर बिंदुओं पर जो जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसे कर्व ड्रॉ कर लूँ, तो ये जो कर्व मिलेगा इसको क्या बोल देंगे हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारी जो संपूर्ण मेहनत होगी वो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाने के लिए होगी। मैंने फिर कहा है, मैं शुरू में सबसे ज़्यादा फोकस शियर फोर्स डायग्राम पर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाने पर इसका 70% काम तो अपने आप ही हो जाता है, और बिना इसको सीखे हम इस पर जा भी नहीं सकते। तो जो चीज़ इसमें भी काम आ रही है तो उसको हम पहले बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सीधे के सीधे आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है शियर फोर्स डायग्राम, उसके एक आध क्वेश्चन लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मित्रों, अब हम शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले लेता हूँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम। मान लो ये एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। ये दो सपोर्ट जो हैं मैं ऐसे तीर के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसकी लंबाई है मेरे पास, आप मान लीजिए कितनी, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक किसकी लंबाई, बीम की लंबाई 10 मीटर। अब इस पर बीचों बीच एक फोर्स लग रहा है, कौन सा टाइप का लोड है ये कौन सा टाइप का फोर्स है, पॉइंट लोड, समझ में आ गया होगा, पहले पढ़ चुके हम। इसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, ठीक है। अब हमको बनाना है इसका शियर फोर्स डायग्राम। अब देखो, शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो खास बात है वो है कि इस पर जहाँ पर जितना भी फोर्स लग रहा है, आपको हर एक फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको जिन जिन फोर्स की वैल्यू पता है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में कि यहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसकी वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हमको फाइंड आउट करनी होगी, निकालनी होगी। जैसे इस डायग्राम को देखते हैं, तो मैं इस डायग्राम में जिन जिन पॉइंटों पर फोर्स लग रहा है, जिन जिन पॉइंटों पर फोर्स लग रहा है या कुछ परिवर्तन हो रहा है, मैं उन्हें नाम दे देता हूं। जैसे ये सबसे पहले बीम को A नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये जहां पर फोर्स लग रहा है
मैंने इसको नाम दे दिया B, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये जहाँ फोर्स लग रहा है मैंने इसको नाम दे दिया C। इन 3 पॉइंट पर क्या लग रहा है, मेरे फोर्स लग रहा है। अब देखो अगर यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये 100 न्यूटन का फोर्स कौन बर्दाश्त कर रहा है, बीम। और बीम के माध्यम से पूरा का पूरा जो 100 न्यूटन का लोड है वो कहाँ पे आ रहा है, इस वाले सपोर्ट और इस वाले सपोर्ट पर। सही बात है। अब इस सपोर्ट पर आ रहा है तो ये सपोर्ट जब बर्दाश्त कर रहे होंगे इस लोड पर तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन आ रही होगी, भाई विपरीत दिशा में बल आ रहा होगा, जिस बल का मान कुल 100 न्यूटन के बराबर होगा, तभी तो ये बीम टिका हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस A पॉइंट पर अगर रिएक्शन कितना हो, RA हो, और अगर C पॉइंट पर रिएक्शन क्या हो, RC हो, तो मैंने बोला था आपको कि आपको शेयर फोर्स के अंदर हर एक की क्या होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पर भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। भाई मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्स डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये तो मेरा शेयर फोर्स की एक्सिस हो जाएगी और ये कहीं की हो जाएगी, लंबाई की या एक्स। अब हम जो पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट के लिए मुझे वैल्यू तो चाहिए ना, तभी तो पॉइंट मिलेगा कि भाई इतनी लंबाई पर इतने वैल्यू, तो वैल्यू तो चाहिए। तो वैल्यू के लिए मुझे हर एक फोर्स का मान पता होना जरूरी है। तो अब हमारे पास जो अगला हमारा टारगेट है वो है कि जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं और जिनकी वैल्यू पता नहीं है, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पता करनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास क्या है, ये 2 फोर्सेज, ये जो 2 रिएक्शन फोर्स है RA और RC जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरा अगला मकसद है अब इनका मान ज्ञात करना। तो आइए कोशिश करते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसने 100 मीटर दिया है और जो 100 न्यूटन का बल लग रहा है ना, बीचों बीच लग रहा है। बीचों बीच लग रहा है मतलब इधर से भी 5 मीटर और इधर से भी 5 मीटर दूर है किनारों से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे RA और RC ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं आपको सब्जेक्टिव मेथड बता देता हूँ कैसे रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं कि रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, पर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती हो तो मैं अभी फटाफट से 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दिखा देता हूँ कि रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बचपन में हो सकता है आपने सीखा भी हो। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन निकालने के लिए क्या कोशिश करूँगा, मैं रिएक्शन निकालने का सबसे पहले जो तरीका होता है वो होता है कि ऊपर वाले बल लों का योग, ऊपर की तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके सबका समेशन कर दो बराबर नीचे की दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका योग। भाई जितने फोर्स नीचे एक्ट कर रहे हैं और जितने फोर्स ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऊपर वाले जैसे RA और RC है तो इनका समेशन या इनका योग कितना आना चाहिए, 100 न्यूटन आना चाहिए, तभी तो ये 100 को झेल रहे होंगे। भाई अगर ये कम होते तो ये बीम रुकता कैसे, ये तो नीचे आ जाता फिर, अगर उधर से ज़्यादा फोर्स लगता तो। और अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा होता, 100 कम होता तो ये ऊपर ले जाते। मतलब ये टिका हुआ है, मतलब जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है नीचे से भी उतना ही आ रहा है, तभी तो टिका हुआ है। तो एक साम्यावस्था की शर्त मैंने लिया कि वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका समेशन कर दो, उनका योगफल कर दो, वो बराबर होगा नीचे की तरफ जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनके समेशन के बराबर। तो यहाँ पर मुझे ऊपर की तरफ क्या क्या दिख रहे हैं, RA और RC, तो मैं लिख सकता हूँ RA प्लस RC बराबर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एकमात्र फोर्स मुझे जो नजर आ रहा है वो है क्या, 100। तो 100 न्यूटन बाद में लगा लेंगे। एक समीकरण तो मेरे पास बन गई, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो कितने अननोन है, अज्ञात कितने, 2 हैं। तो 2 अज्ञातों का मान ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 समीकरणों की आवश्यकता होनी चाहिए, ये तो 1 ही हुई। तो समीकरण दूसरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो बीम है, ये बीम सीधा है या घूम रहा है, घूम नहीं रहा ना, हिल नहीं रहा, मतलब इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अब घुमाने के लिए क्या जरूरी है, जैसे ऊपर नीचे या इधर उधर ले जाने के लिए फोर्स जरूरी है, वैसे ही किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए मोमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये घूम नहीं रहा, मतलब जो उस पर मोमेंट है, नेट मोमेंट, वो कितना है, 0। तो मैं जैसे यहाँ पे ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स बैलेंस किया था, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब किसी भी बिंदु को आधार मानूंगा या किसी भी बिंदु के सापेक्ष इस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका क्या निकाल दूंगा, मोमेंट निकाल दूंगा, और उस मोमेंट का योग या उसका समेशन जो नेट है वो कितना कर दूंगा, 0, क्योंकि ये साम्य अवस्था में है। तो वही करते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए, मतलब आदत में आपकी ये चीज़ बनी रहे, इसलिए मैं क्या करूँगा, हमेशा जो पहला पॉइंट है ना, इसी के सापेक्ष मोमेंट निकालूंगा। पहला पॉइंट A है, तो बिंदु A के सापेक्ष क्या लेने पर, आघूर्ण लेने पर, मोमेंट लेने पर, जिसमें भी आप सुविधाजनक हो वो लिख लेना, लेने पर। ठीक है। अब देखो,
अब आघूर्ण लेना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो सीख लो फटाफट, आगे से हम इसमें समय नहीं गवाएंगे। ये बीम है, अब ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहा हूँ, मतलब ए के सापेक्ष ये चीज घूमने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आप ऐसा समझो कि बिंदु ए पर मैंने क्या ठोक दी, कील ठोक दी, तो ये चीज इधर उधर या ऊपर नीचे तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र है। ए पर मैंने क्या ठोक दी, कील ठोक दी। अब कील ठोक दी तो अब देखना, जो चीज इसको ऐसे बल लग रहा है तो वो कैसे घुमा रही है, इसको क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ ले जा रही है ना भाई। या तो ये मेरे बीम को कोई चीज इस दिशा में घुमा सकती है, इस दिशा में मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में। या फिर कोई चीज इसको ऐसे घुमा सकती है नीचे की तरफ, या तो कोई इसको ऐसे घुमाएगा या फिर कोई इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा या घड़ी की दिशा में घुमाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। और इसको बोल देता हूँ मैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज या भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको किसी भी एक को प्लस लेना है, किसी भी एक को माइनस लेना है, ठीक है। तो किसी भी एक को प्लस लेना है, किसी भी एक को माइनस लेना है, कोई समस्या नहीं है। हम ले लेते हैं क्लॉकवाइज को मैं प्लस मान लेता हूँ, चलो कोई समस्या नहीं है। तो काउंटर क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मोमेंट। अब इसके सापेक्ष मोमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंट हमेशा उधर की तरफ, जो सबसे पहला फोर्स आएगा उसके सापेक्ष मोमेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद कौन सा फोर्स आ रहा है उसका मोमेंट निकालेंगे, फिर कौन सा फोर्स आ रहा है उसका मोमेंट निकालेंगे। इस प्रकार सारे फोर्स को कंसिडर करते करते हम बिंदु ए तक आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब मैं इसके सापेक्ष मोमेंट निकालने जाता हूँ, तो ये तो आपको पता ही ये मोमेंट क्या होता है, वो फोर्स जिसके कारण हम मोमेंट निकालने जा रहे हैं उसकी वैल्यू इनटू उसकी क्रिया रेखा या फिर लाइन ऑफ एक्शन की, जो इस बिंदु के सापेक्ष आप मोमेंट निकालने जा रहे हैं उससे दूरी। मतलब यहाँ पे मेरे लिए वो बिंदु क्या है, ए है, ए के सापेक्ष मैं मोमेंट निकालने जा रहा हूँ। तो आरसी फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्स मतलब आरसी इंटू उसकी दूरी बिंदु से। अब ये दूरी कितनी है, 10 मीटर, तो इंटू 10 मीटर इंटू 10, ठीक है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसका भी तो कोई मतलब है प्लस माइनस का, मैंने यही तो बोला था। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आरसी फोर्स है ये कैसे ले जाएगा इसको, ये इस तरीके से ले जाएगा, इस तरीके से मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मतलब माइनस। अब ये तो हो गया आरसी के कारण। अब आरसी के बाद अगला फोर्स कौन सा नजर आ रहा है भाई, उसके बाद हम इधर बढ़े तो अगला फोर्स कौन सा नजर आया मुझे, जो बिंदु बी पर एक्ट कर रहा है। ये फोर्स क्या है मेरा, 100 न्यूटन। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसके कारण जो मोमेंट होगा वही मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू उसकी डिस्टेंस, जिस भी बिंदु से हम क्या निकालना जा रहे हैं, हमारा मोमेंट निकालना चाह रहे हैं जिस भी बिंदु के रेस्पेक्ट में। तो ए बिंदु के रेस्पेक्ट में हम 100 न्यूटन का अगर मोमेंट निकालेंगे इस पर रेस्पेक्ट में, तो 100 इंटू इससे दूरी कितनी बच्चों मेरी 5 मीटर, तो इंटू 5। बात यही खत्म नहीं होती। फिर देखो ये 100 न्यूटन कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, तो ये इसको कैसे घुमाना चाहेगा, यूं मतलब क्लॉकवाइज के लिए साइन कैसा होगा, प्लस, तो लगाओ यहाँ पर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, सी वाला निपटा दिया, बी वाला निपटा दिया, इधर आओ, कोई फोर्स दिख रहा है सर, ये वाला फोर्स दिखा, तो लिख दो इस वाले फोर्स का नाम कितना है, आर ए फोर्स। और इसके कारण मोमेंट के लिए इसकी दूरी लेनी पड़ेगी, इनटू दूरी किससे लेंगे, उस बिंदु से जिसके सापेक्ष मोमेंट निकाल रहे हैं। अब इसकी इस बिंदु से जो फोर्स खुद ही ए बिंदु से पास हो रहा है, ए बिंदु से गुजर रहा है, उसकी ए बिंदु से दूरी कितनी होगी, 0। भाई मुझसे मेरी दूरी कितनी, 0। तो ये खुद ए बिंदु पर लग रहा है या उससे गुजर रहा है, तो उसकी ए बिंदु से दूरी कितनी, 0। अब 0 को ये गुणा करेंगे 0 आएगा, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अब ये क्या हो गया, नेट मोमेंट हो गया ना, लगने वाले सभी आघूर्णों का योग कर दिया, और ये साम्य अवस्था में है, मतलब इस पर आघूर्ण नेट कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो इसको 0 कर दिया। तो 0 कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, माइनस, इसको सही से लिख लेता हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन बनी माइनस 10 RC प्लस कितना 500, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया। अब मैं 10 RC को उधर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 10 RC बराबर 500, या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, RC बराबर 500 अपॉन 10, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, RC बराबर 50 आएगा कि नहीं आएगा। और ये 50 क्या चीज़ है, ये न्यूटन है। फोर्स की वैल्यू हम किस में मिली हुई है, न्यूटन में। ये वाली समीकरण थी मेरी 2, जिसको हल करके मैं इस मान पर पहुंचा, ठीक है ना। अब ये आरसी की मान आया 50 न्यूटन। अब ये 50 न्यूटन मान अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो क्या मेरे पास आर ए का मान आ जाएगा क्या, आर ए का मान आ जाएगा क्या, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, आरसी बराबर 50 न्यूटन, समीकरण जो 1 में रखने पर क्या आ जाएगा फिर, आर ए प्लस आरसी का मान कितना है बच्चों, 50 बराबर कितना आ जाएगा, 100
तो RA बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 50 मतलब 50 न्यूटन। मतलब मेरे पास RA का मान कितना आ गया 50 न्यूटन और RC का मान मेरे पास अभी कितना आ गया 50 न्यूटन। मतलब मैंने RA भी निकाल लिया और मैंने RC भी निकाल लिया। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास जो मुझे बीम दिया हुआ था जिसका मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना था, और शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारे के सारे फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे पता होनी चाहिए। और अगर पता नहीं है तो सबसे पहले मुझे यही काम करना होगा कि उन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने अपना ये टास्क पूरा कर लिया। अभी तक जो मैंने किया था ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ये करके दिखाना नहीं है। आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो पहले आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम हमने क्यों किया, ये रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हालात के हिसाब से कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ऊपर वाले जितने भी फोर्स होंगे उनका योग किसके बराबर, नीचे वालों। पहली कंडीशन ये लगाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या, किसी भी एक बिंदु के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट लेंगे, उस मोमेंट को समेशन कितना कर देंगे 0, क्योंकि हमारा बीम तो घूम नहीं रहा है इसलिए 0। तो इन दो इक्वेशनों से हमारे जो रिएक्शंस होगी उनके मान निकल जाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जितनी भी गणनाएं करी है मैंने, कैलकुलेशन करी, इस पार्ट को तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपको ये पार्ट करके दिखाना है, और ऑब्जेक्टिव होगा तो मन में ये संशय मत रखना सर इतना ज़्यादा इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, इतना लिखना पड़ेगा क्या। नहीं लिखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊँगा। देखो बच्चों, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि एक तो क्या करना है, हमको एक्सिस बनानी है जिस पर हम क्या लेंगे, शेयर फोर्स लेंगे। ये तो एक्सिस बनानी है जिस पर मेरा होगा शेयर फोर्स, और एक ये वाली एक्सिस बनानी है जिस पर होगी मेरी बीम की लंबाई, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स से। अब जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को हम कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। बनाने को तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। इस डायग्राम को बनाएंगे हम इस बीम के साथ साथ। क्यों, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पर कितने कितने लोड रहे हैं, मुझे वो चीज़ें सारी की सारी सामने दिख सकें पिक्चर। इसलिए हम इसको इसके साथ ही बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो डायग्राम है ये किसी ऐसी जगह पे बनाना है कि कॉपी में आपके पास इसके नीचे भी जगह उपलब्ध हो। अब देखो, ये डायग्राम मुझे वहां पर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ से डॉट डॉट लाइन खींच लूंगा। हल्की हल्की लाइन अपनी कॉपी में खींच लेना, मेरा पेन तो हल्का चलेगा नहीं, ठीक है ना। और इसी प्रकार इधर से भी डॉट डॉट लाइन खींच लेना। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले एक्सिस को तो मैं बना लूँगा। मेरी कौन सी एक्सिस, सॉरी थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। इस एक्सिस को तो बना लूँगा मेरी शेयर फोर्स की एक्सिस, ठीक है। ये हो गई मेरी शेयर फोर्स। इस एक्सिस पर मैंने शेयर फोर्स बना ली, और इस पर मैंने बना लिया बीम की लंबाई को। इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, एसएफडी के लिए, फॉर एसएफडी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे हम, इस साइड से। मेरा राइट हैंड है ना, उस साइड से, उस किनारे से शुरू करेंगे। अब उस किनारे में जितने भी सेक्शन हमने बांटे, जैसे ए बी बी सी, इसके 2 टुकड़े बांट दिए ना हमने, तो इन 2 टुकड़ों में पहले वाला सेक्शन कौन सा आ रहा है, बीसी आ रहा है, ठीक है साहब। तो सेक्शन बीसी ले लो पहला। सेक्शन बीसी में हमारी अप्रोच क्या होगी, हम इस तरफ से बढ़ते हुए आएंगे, किधर की तरफ, इस तरफ अंत तक। तो सबसे पहले उधर पहला कौन सा सेक्शन आ रहा था, बीसी। अब देखो बीसी सेक्शन में, अब सेक्शन बीसी में क्या करेंगे, शियर फोर्स, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ एक्स से, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एफ एक्स से, ठीक है ना, एफ एक्स। अब इसकी मान कितना होगा, कोई कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कई लोग इसको टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ एक्स से, शियर फोर्स टाउ एक्स कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेक्शन में शियर फोर्स एफ एक्स, यहीं पे लिख दो, मैं शियर फोर्स एफ एक्स। अब इसका मान मुझे बताना है, ठीक है ना। अब इसका मान कितना होगा, देखो अब आपको कुछ नहीं करना। मैं क्या माना है, मैंने माना है ये जो एक्स लंबाई है, ठीक है, मैंने शुरू कर दिया इसको यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह से मैंने एक्स लंबाई को शुरू किया है। फिर से सुनना, मैंने एक्स लंबाई को यहाँ से शुरू किया है, मतलब ये चीज़ तो मेरी फिक्स है। अब आप ऐसा मानो कि
इस जगह से एक रस्सी बंधी हुई है, इस जगह से एक रस्सी बंधी हुई है, और जहां तक मैं अपने हाथ को ले जाऊंगा ये रस्सी उतनी खींचती जा रही है। और इस रस्सी की जो लंबाई होगी, मतलब जहां तक मेरा हाथ जाएगा इस जगह से यहाँ, क्योंकि रस्सी का एक सिरा यहाँ पे फिक्स है और दूसरी रस्सी का सिरा इससे खींचता जा रहा है, तो रस्सी की जिस समय जितनी लंबाई होगी उतनी ही वैल्यू उस समय x की होगी। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो मेरे लिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है, 0 है। अब तो मेरे लिए x यहाँ पर कितना है? 0। अब ये मत बोलना सर ये ग्राफ तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, लेकिन ये शेयर फोर्स की एक्सिस मेन वाली कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, ये शेयर फोर्स, ठीक है। दिखाने को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ग्राफ में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। चलो छोड़ो इसको, यहाँ पर हटा ही दो, वहीं पर रख लो, ठीक है ना। उधर मैंने शेयर फोर्स को दिखा दिया। तो यहाँ पर कितना है मेरा? x बराबर 0, x बराबर कितना? इस जगह पर भी मेरे लिए 0 है, तो x बराबर 0 है। अब इस जगह पर आपको कोई शेयर फोर्स नजर आ रहा है क्या? शेयर फोर्स से मतलब इस तरफ जितने भी बल दिख रहे होंगे ना, मेरे हाथ के इस तरफ आपको जितने भी बल दिख रहे होंगे, मुझे बताओ कोई बल नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने C पर रखा मेरे हाथ को, तो C वाला बल भी तो ढक गया, तो कोई बल नजर नहीं आ रहा। तो कोई बल नजर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है? 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने किसकी बात करी है? मैंने पॉइंट C की तो बात करी नहीं है, मैंने तो सेक्शन BC की बात करी है। इसके बीच में सेक्शन BC तो पूरा है ना, इसके बीच में कहीं की बात करी है। तो जैसे ही मैं C से थोड़ा सा इधर आऊंगा और जैसे ही मुझे C बिंदु दिखेगा, मुझे अचानक से फटाफट एक फोर्स नजर आता है 50 न्यूटन का ऊपर की तरफ। जो रिएक्शन फोर्स है ना RC, ये मुझे फटाफट नजर आता है जैसे ही मैं हल्का सा भी x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ या अपने हाथ को थोड़ा सा भी इधर करता हूँ। मतलब क्या है कि सेक्शन BC में जब मैं हल्का सा इधर हुआ तो मेरे को कितना फोर्स नजर आया? 50 न्यूटन। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ वाले फोर्सेस को मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ फोर्सेस जो लगेंगे उनको क्या ले लूंगा मैं? नेगेटिव। इसको मानना है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ ये चिन्हीकरण है, आप कौन से वाले को कौन सा साइन दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं आया, मेरे को कौन सा फोर्स नजर आया? 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन नजर आया। अब आप इधर जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, क्या मुझे कोई फोर्स की वैल्यू में बदलाव नजर आ रहा है क्या? बदलाव से मतलब क्या और कोई नया फोर्स दिखा क्या? नहीं ना। तो मतलब इस पूरे के पूरे सेक्शन में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। अब इसका मतलब समझो आप, शेयर फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन से क्या है? देखो, अगर मैं इस बीम की बात करूं, इस सेक्शन को जूम करता हूं मैं BC वाले को, ये मेरा बीम है, इधर कहीं पॉइंट B लग रहा होगा और ये पॉइंट C है। अगर यहाँ पे ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फिर से वही वाली बात याद करो मेरी, मैंने बोला था ये छोटी छोटी लेयर्स में है। अब ये लेयर्स आपस में चिपकी हुई हैं। अब आप सोचो कि अगर ये पहले वाले ताश के पत्ते पर या पहली वाली लेयर पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो वो लेयर ऊपर जाने चाहिए, लेकिन वो चूंकि इससे चिपकी हुई है तो ये तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं जाने देगी। तो हम ऐसा माने कि ये पूरा का पूरा 50 न्यूटन चिपके होने के कारण इसने बर्दाश्त किया और इसने जाने नहीं दिया। तो इस सेकंड लेयर पे भी कितना फोर्स आया? 50 न्यूटन, जो इसका पूरा फोर्स उसने भी बर्दाश्त किया। अब वो दोनों ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन तीसरी वाली से चिपकी हुई है दूसरी, तो उसको नहीं जाने देगी। तो तीसरी वाली लेयर ने भी कितना बर्दाश्त किया? 50 न्यूटन। चौथी लेयर ने भी इसी तरीके से 50 न्यूटन। मतलब इस पूरे सेक्शन में हर एक क्रॉस सेक्शन ने कितना शेयर फोर्स बर्दाश्त किया? 50 न्यूटन। ठीक है ना। वही बात मैं आपको कह रहा हूं, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में BC के, सॉरी, जो ये सेक्शन BC है, इसमें अब मैं क्या करूंगा, कहीं पर अगर मैं उंगली रख दूं अपनी, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना आ रहा है? इसके एक तरफ लगने वाले समस्त बलों का योग। तो ऊपर की तरफ कितना है? 50। नीचे की तरफ कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और B से C में मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। तो मैं लिख देता हूँ कि शेयर फोर्स इस सेक्शन में मतलब इस सेक्शन में मैंने कहीं पे भी हाथ रखा BC में और मैंने देखा कि मेरे हाथ के एक तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, तो केवल मुझे एक ही नजर आया, 50 न्यूटन। और चूंकि ये फोर्स ऊपर लग रहा है और ऊपर वाले को मैंने प्लस साइन दिया, तो मैं इसको बोल दूंगा प्लस साइन। मतलब सेक्शन BC में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो एक बार के लिए अब सेक्शन BC के लिए लिमिटिंग पॉइंट क्या है भाई? BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब C के लिए x का मान कितना होना चाहिए? x यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो मैं पॉइंट C पे हूँ, तो मतलब x बराबर 0 होने पर पॉइंट C पर शेयर फोर्स मतलब F8C पॉइंट C, या फिर इसको ऐसे लिख दो अगर इसमें कंफ्यूज है तो आप Fx बराबर 0, ठीक है ना, बिंदु C पर एट पॉइंट C, पॉइंट C पर क्या है? x का मान 0 है, तो x का मान 0 रखेंगे। तो 0 रखने पर भी आपको इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस इक्वेशन में मैंने x का मान 0 रखा, इसमें तो x का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये वैल्यू तो सदैव 50 ही रहने वाली है।
तो आपको ये 50 न्यूटन मिल जाएगा। भाई मुझे ये वैल्यूज एक्स की जो भी वैल्यू होगी इसमें पुट करनी है इस इक्वेशन में। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब दूसरा देखो, बी सी का दूसरा पॉइंट क्या है? बी। अब बी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा? इस जगह से मैंने कहा था। अब हाथ को कहाँ लगाना पड़ेगा? मुझे बी तक लाना पड़ेगा। बी तक लाना पड़ा तो मेरी लंबाई कितनी हो गई? इतनी हो गई ना। इस पॉइंट से मेरे हाथ तक की लंबाई कितनी हो गई? यही एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। तो पॉइंट सी पर एट पॉइंट बी एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा बी के लिए? 5 रखो। कितनी? अब इसका x का मान 5 रखोगे। इसमें x है क्या? नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। कोई समस्या आई? नहीं आई। तो ये तो मेरी बात हो गई सेक्शन BC के लिए। अब सेक्शन BC कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन BC के बाद अगला सेक्शन कौन सा मिलता है मुझे? AB। तो मैं अगली बात कर लेता हूँ सेक्शन AB के लिए। तो सेक्शन AB में क्या? शेयर फोर्स। देखो कैसे निकालेंगे। वही शेयर फोर्स निकालना है तो मुझे Fx की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। Fx की इक्वेशन लिखते हैं। देखो अब सेक्शन BC में मैंने जैसे बात किया था, तो सेक्शन BC में कहीं पर भी आप क्या रख दो? अपना हाथ रख दो। सॉरी, सेक्शन BC थोड़ी, सेक्शन AB में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन AB में आप कहीं पर भी हाथ रख दो। बीच में हाथ रख दिया तो मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई? यहाँ से हाथ तक की हो गई। कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो शेयर फोर्स के लिए मैंने कहा था कि मेरे हाथ के एक तरफ आपको जितने भी फोर्स नजर आ जाएं उनका योग कर देना, उनका समेशन कर देना। तो मुझे एक तरफ से लेते हैं। कौन कौन से फोर्स नजर आ रहे हैं? ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मान कितना है? 50 न्यूटन। लिख दिया 50 न्यूटन। किधर चल रहा है? ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ऊपर वाले के लिए कौन सा साइन लिया मैंने? प्लस। ठीक है साहब। अब और दिखे और भाई और गए, और कौन सा फोर्स नजर आया? ये नजर आया साहब मुझे तो 100 वाला, तो इसको लिख दो 100। किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब माइनस, तो मतलब माइनस। अब मेरे जहाँ तक मेरा हाथ है, मतलब जिस पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ सेक्शन AB में किसी जगह पर शेयर फोर्स के लिए, और कोई फोर्स नजर आता है कि नहीं आता? तो Fx में मुझे जो फोर्स मिलेंगे, शेयर फोर्स, जो नेट शेयर फोर्स मिला उसकी वैल्यू कितनी है? +100 -50। मतलब मैं कह सकता हूँ इसको -50 न्यूटन। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। Fx बराबर, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है? नहीं है। तो देखो बच्चों, अब Fx, अब सेक्शन AB के लिमिटिंग पॉइंट क्या है? बिंदु A और बिंदु B। यही तो किनारे वाले पॉइंट है, बिंदु A और बिंदु B। तो बिंदु B के लिए x की मान कितनी होनी चाहिए? C से है ना x, तो x का मान कितना होना चाहिए? 5। भाई मेरा हाथ यहाँ तक आ जाएगा अगर B तक, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। तो बिंदु B पर या फिर एट पॉइंट B Fx बराबर कितना? 5। इस समीकरण में x बराबर 5 रखो, क्योंकि इस सेक्शन के लिए तो यही समीकरण काम में लूंगा ना। तो इसमें x बराबर 5 रखो। x बराबर 5 तो सर मैं तब लिखूंगा ना जब यहाँ कोई x नजर आएगा। इसमें x ही नजर नहीं आ रहा, मतलब इसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी की सीधी कितनी आ जाएगी? -50 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आया पॉइंट कौन सा? लिमिटिंग पॉइंट AB सेक्शन का। तो एट पॉइंट A या पॉइंट A पर कितना रखना पड़ेगा? पॉइंट A के लिए x की वैल्यू मुझे बताओ। अब A तक आना है मुझे, तो x को कितना होना पड़ेगा? इतना लंबा होना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना होना पड़ेगा? 10 मीटर होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बच्चों? 10 रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू 10। इसमें क्यों रख रहा हूँ मैं? इसमें क्यों नहीं रख रहा? क्यों? क्योंकि सेक्शन कौन सा है मेरा? AB, और AB सेक्शन के लिए मुझे AB सेक्शन की इक्वेशन में ही वैल्यू रखनी होगी। BC सेक्शन की इक्वेशन में मैं वैल्यू नहीं रख सकता। उसमें केवल वैल्यू तभी रखूंगा जब वो x की वैल्यू B और C के बीच में x कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए आएगी, तो ही मैं उस इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा। यहाँ पर मैं A की बात कर रहा हूँ, तो AB सेक्शन वाली ही x की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखो। यहाँ पे x है ही नहीं, तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कितनी आ जाएगी वैल्यू? -50 न्यूटन। अब देखो बच्चों, मेरे पास मैंने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा काम, जो असली काम है, वो है मेरा डायग्राम ड्रॉ करना। तो अब मैं शेयर फोर्स डायग्राम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरा क्या है? बिंदु C यहाँ पर x बराबर 0 पर। तो बिंदु C पर शेयर फोर्स कितना है मैं देखता हूँ। बिंदु C पर शेयर फोर्स कितना है? ये रहा पॉइंट C कितना है? 50 न्यूटन। तो हमने एक स्केल मान लिया सपोज कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 न्यूटन। तो हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके हमने लाइन लिख दी कि यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वो ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है। अब बिंदु B, दूसरा बिंदु B है। बिंदु B पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? देखो बिंदु B पर शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 न्यूटन। तो यहाँ पर बिंदु B, अब बिंदु B कहाँ है? तो यहाँ पर बिंदु B, उसके लिए डॉट 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 हल्की सी लाइन खींच लेना। और वैसे भी देखो ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर इधर आके इस वैल्यू पर, यहाँ पर बिंदु B है। और तो बिंदु B के लिए x की वैल्यू कितनी बच्चों? 50, सॉरी x बराबर 5। तो यहाँ पे लिख दो x बराबर 5। ठीक है ना? वैल्यू कितनी आ गई?
यहाँ पर शेयर फोर्स की 50 न्यूटन, तो यहाँ पर भी 50 के बराबर ये ले लिया हमने 50, ये पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब सेक्शन बीसी हो गया ना पूरा का पूरा। पहले तो मैंने पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कितनी थी वो लिख ली। अब सेक्शन बीसी में जो शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, तो सेक्शन बीसी में जो शेयर फोर्स था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, समीकरण से हमने निकाली थी, वो क्या थी 50 न्यूटन, वो भी प्लस के, मतलब उसका मान सेक्शन बीसी में फिक्स था 50 न्यूटन। तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, और ये वैल्यू फिक्स है, मतलब ये ऐसी लाइन आएगी एक सीधी सी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर की तरफ थी तो यहाँ पे निशान ऊपर की तरफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया सी से लेकर के बी तक के सेक्शन का क्या, शियर फोर्स डायग्राम। मैंने बता दिया कि इस बीच में जितने भी प्लेन हैं वो प्लेन अपने ऊपर कितना शियर फोर्स झेल रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मुझे उनके कॉरस्पॉन्डिंग में जैसे ही नीचे आऊँगा तो मुझे अपने आप शेयर फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ए बी की बात करते हैं, सेक्शन ए बी के कौन कौन से पॉइंट है, 2 पॉइंट है बी और ए। तो पहले पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी पे कितना शेयर फोर्स काम कर रहा है, -50 न्यूटन। तो -50 न्यूटन, देखो 50 इतना ऊपर है तो -50 किधर आएगा, नीचे। तो मैं नीचे ही ले लेता हूँ उतनी ही लंबाई पर -50। अब -50 अगर मैं गया तो मुझे मिला ये, और यही मेरा पॉइंट बी है, तो मतलब मुझे इतना यहाँ पर फोर्स मिलेगा, ठीक है साहब। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए बी सेक्शन में पॉइंट ए पर भी वैल्यू कितनी है, -50 न्यूटन। तो पॉइंट ए कहाँ है मेरा, ये रहा। तो पॉइंट ए पर भी ये कितनी आ जाएगी, आ गई है -50 न्यूटन। और ए बी सेक्शन में मेरी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैंने निकाली थी, ये देखो ये निकली थी हमारी -50 निकली थी, मतलब ये भी एक्स पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो बी से लेके ए तक वैल्यू कितनी है मेरी, -50। ये -50 नीचे की तरफ लिख दी। अब ये नीचे है तो यहाँ पे सब में एरो आप क्या कर दो, नीचे की तरफ कर दो, x बराबर। अब ये जो बनाया है आपने, यही है आपका शेयर फोर्स डायग्राम। क्या है आपका, शेयर फोर्स डायग्राम। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो बिंदु ए था इसके लिए x की वैल्यू कितनी थी, 10। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो x बराबर 10। और इधर मेरा क्या बढ़ता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैंने x को इधर की तरफ बढ़ाता हुआ माना है, कोई समस्या नहीं है। तो यही क्या बन गया मेरा, यही बन गया मेरा फिगर जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा था, क्या बनाइए दिए गए बीम का क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। और मैंने बता दिया शेयर फोर्स डायग्राम। अब ये बताता है, कोई पूछेगा यहाँ पे कितना शेयर फोर्स लग रहा होगा, उसके समानांतर नीचे चले जाओ, ये कितना आ रहा है, -50। तो कोई भी बता सकता है -50, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब शेयर फोर्स डायग्राम के मायने क्या हैं, शेयर फोर्स डायग्राम के मायने ये हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि बीम में किस लोकेशन पर कितना शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, ताकि हमें कहीं पे शेयर फोर्स कम करना हो या उसको कहीं मजबूत बनाना हो तो हम उस जगह पे फोकस कर पाएँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा तनाव लग रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा होगा, उस जगह पर हम फोकस कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक बिंदु की मैं बात करता हूँ, बिंदु बी। तो बिंदु बी पर आप देखेंगे, एक तरफ तो मैं बोलता हूँ कि 50 न्यूटन है और एक तरफ मैं बोलता हूँ कितना है, -50 न्यूटन है। लेकिन वास्तव में बिंदु बी की स्थिति क्या है, बिंदु बी की स्थिति अगर हम वास्तविकता में देखने जाएंगे तो वास्तव में देखो, बिंदु की न तो मोटाई होती है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है। ये बात आपने बिंदु की परिभाषा में बचपन में पढ़ा होगा। तो जैसे ही अगर मैं बिंदु बी पे जाऊंगा तो बिंदु बी से अगर मैं हल्का सा भी इधर हो जाऊंगा तो मैं कहाँ पे हूँ, सेक्शन बीसी में। और सेक्शन बीसी में मेरे शेयर फोर्स की मान कितना है, +50। और अगर बिंदु बी से हल्का सा भी मैं इधर हो जाता हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, सेक्शन ए बी में। और सेक्शन ए बी में मेरे पास शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, -50। मतलब इस साइड में तो मेरे को है 50 और इस साइड में मेरे को है कितना, -50। मतलब ये अचानक से ये वैल्यू शेयर फोर्स की चेंज हो जाती है, और ये अचानक से जहाँ चेंज हो रही है वही हमको ये गैप नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिंदु पी पर 50 भी लग रहा है और -50 भी लग रहा है, नहीं। बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती। लेकिन अगर उससे हम थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, बीसी है, उसमें +50 न्यूटन शेयर फोर्स लग रहा है कांस्टेंट। और इधर कितना लग रहा है, -50 ए बी सेक्शन में। इसके धीरे धीरे मीनिंग हम समझते चलेंगे, पर एक बार शेयर फोर्स डायग्राम बनाने को लेकर कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है ना। ये बहुत एक आसान सा क्वेश्चन लिया था। अब देखो, अब मैं इसको फास्ट तरीके से करने का तरीका बताता हूँ। शेयर फोर्स डायग्राम, अब ये तो थी मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें कि अगर सर हमारे पास ये क्वेश्चन आता, ये तो मैंने कर लिया,
ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, तो हम कैसे करते, क्या उसमें भी इतना ही समय देने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? देखो बच्चों, मेरे को क्या मिला था, मेरे को मिला था कुछ नहीं कि ये साहब एक बीम है, ठीक है ना, इस पर ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है, और आप ना इस बीम का क्या बना दीजिए, शेयर फोर्स डायग्राम बता दीजिए। उसके अलावा उसने मुझे जो चीज़ें दी थी वो थी कि इसकी लंबाई है 10 मीटर और इसकी लंबाई इधर से भी 5 मीटर है और इधर से भी कितनी है बच्चों, 5 मीटर। अब उसने कहा था आप इसका फटाफट क्या बना दीजिए, शेयर फोर्स डायग्राम बना दीजिए। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है, बस एक बार आप अभ्यास कर लें, कंफर्टेबल हो जाए चीज़ों के साथ, कुछ है ही नहीं इनमें। सबसे पहले क्या करो, जहाँ जहाँ पर आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है, कुछ हलचल नज़र आ रही है, उन बिंदुओं को नाम दे दो। मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ए, ये फोर्स लग रहा है बी, ये फोर्स लग रहा है सी। 3 बिंदु हो गए मेरे खटाखट। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे पता है कुछ रिएक्शन लग रही होगी, इसको नाम दे दिया मैंने आर है। यहाँ पर भी मुझे पता है कोई रिएक्शन लग रही होगी, इसको मैंने ले दिया बिंदु सी पर, तो आर सी। अब मुझे पता है कि भाई किसी भी जगह पर ये एक डंडी है, इस डंडी पे 100 किलो भार लगा हुआ है, एक आदमी इसको यहाँ से उठा रहा है और एक आदमी इसको इस सिरे से उठा रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर 100 किलो का वजन बीचों बीच लग रहा होगा तो दोनों को कितना लोड आएगा, आधा आधा बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इसको भी 50 आएगा और इसको भी कितना आएगा, 50 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लोड कहाँ कर रहा है, एक्ट बिल्कुल बीचों बीच एक्ट कर रहा है। ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना, बिल्कुल बीचों बीच एक्ट कर रहा है तो दोनों को लोड बराबर बराबर आएगा। यहाँ पे केस वही है कि जो मेरा लोड लग रहा है वो बिल्कुल कहाँ लग रहा है, सेंटर में 5-5 मीटर। मतलब ये 100 का रिएक्शन इधर कितना आएगा, 50। इसको कितना बर्दाश्त करना है, जितना बर्दाश्त करना है उतनी रिएक्शन देनी है, तो इधर लोड कितना आएगा 50 और इधर भी कितना आएगा 50 न्यूटन। कोई समस्या? रिएक्शन निकल गई, रिएक्शन निकल गई। अब आप पूछेंगे सर ये तो 50-50 वाला केस हो गया, जब बीच में लग रही हो तब तो आधा आधा कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए उसका भी तरीका बताऊंगा, समय आने दो, ठीक है ना, उसका भी तरीका बताऊंगा, धैर्य रखो। पर फिलहाल इस क्वेश्चन को हम फटाफट, अब रिएक्शन निकल गई खटाखट, ठीक है ना। आपको ने रफ में ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ किया या फिर जो डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में था आपने उसी पे फटाफट लिख लिया, रिएक्शन मेरी आ गई 50-50। कोई इसके लिए अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या बनाना है बच्चों, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करो, छोटी छोटी हल्की हल्की डॉटेड लाइन बना ली। ये रफ में कर रहे हैं हम, इधर मेरी एक्स में इधर की तरफ बढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक्स ले लिया और इस अक्ष को मैंने क्या बना दिया, मेरा शेयर फोर्स एक्सिस बना दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, हाथ रखता हुआ चलूंगा और हाथ के मुझे इस तरफ जितने फोर्स नजर आएंगे मैं उनका पॉइंट लगाता हुआ चलूंगा। मुझे कोई x बराबर 0 पर कुछ नजर आएगा, नहीं आया। अब अरे साहब मेरे को तो 50 न्यूटन नजर आया, ये वाला, ये 50 न्यूटन का मैंने मार्का लगा लिया, 50 न्यूटन। अब चल रहा हूँ, कुछ नजर आया कि नहीं ना, मतलब ये पूरा यहाँ तक कितना चल रहा है, 50 न्यूटन चल रहा है ना, 50, और कोई फोर्स नजर ही नहीं आया। अब बी तक कितना आ गया मेरा, 50 न्यूटन। अब जैसे ही मैं बी से हल्का सा इधर हुआ तो मुझे 100 और नजर आया, और ये 100 किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को मैंने प्लस लिया था, तो नीचे वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा +50 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -50। -50 मतलब यहाँ बी पर तो था 50, लेकिन बी से जैसे ही हल्का सा इधर हुआ उस जगह पर तुरंत कितना हो गया, -50। तो ये मैं कहाँ पहुँच गया, सीधा -50 पे पहुँच गया, -50 पे पहुँच गया। तो मैं सीधा गिर के कहाँ पहुँच गया, -50। अब इधर जाऊँगा, यही दो फोर्स है, इन दोनों का समेशन वही -50 होना है, तो ये -50 ही कंटिन्यू होता रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक, ए बिंदु से जस्ट पहले तक। और ए पे जैसे ही आऊँगा, कितना दिखा मुझे 50, तो ए पे जैसे ही आऊँगा ये बढ़ के वापस 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -50 + 50 कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये लाइन फिर से कहाँ पे पहुँच जाएगी, 0 पे पहुँच जाएगी। यही आपका शेयर फोर्स डायग्राम है। इसमें एरो बना दो, बन गया। यही आपका क्या है, यही आपका है शेयर फोर्स डायग्राम। ये ऑब्जेक्टिव वाला मेथड था, फटाफट हमने कर लिया। अभी समझा रहा हूँ इसलिए इसमें अभी भी समय लग रहा है। ये मुश्किल से 30 सेकंड का काम है, शेयर फोर्स डायग्राम को पहचानना। अब ठीक है, ये पहचान लिए हुए। सब्जेक्टिव तरीके में आपको पेज भरना पड़ेगा, नंबर उसी के होंगे। बड़ा क्वेश्चन आता है, नंबर दिलाता है, तो पेज भी हमको भरने पड़ेंगे। तो रिएक्शन निकालना कैसे निकाली वो दिखाओ, शेयर फोर्स डायग्राम के अलग अलग सेक्शन में उसके लिए इक्वेशन लिखो, और फिर लास्ट में उसके लिमिटिंग पॉइंट्स जो भी हैं सेक्शन के, उन पर वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उस डायग्राम को ड्रॉ कर दो। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम होगा। ठीक है, आगे हम इसी का बेंडिंग मोमेंट भी बनाएंगे, पर फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके के सिंपल 2-4 क्वेश्चन और करना। कौन से वाले, सिर्फ पॉइंट लोड के। अभी आप यूडीएल जहाँ पे लग रहा होगा वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना। एक आध क्वेश्चन मैं बता दूँ, फिर उसके बाद आप फ्री हैं, जैसे भी करना चाहें कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। पर फिलहाल आप इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो करना। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी वो ट्रिक और बता देता हूँ कि यदि मेरा जो ये फोर्स है अगर बीच में एक्ट नहीं कर रहा हो तो मैं रिएक्शन कैसे निकालूंगा।
कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, आपने तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ दिखा दी जो बड़ी सिंपल सी है, पूरी दुनिया को पता है, इसमें कौन सी 30 मार्क वाली बात है। देखो बच्चों, अगर देखो मान लो मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ 10 मीटर लंबा एक बीम है, दो जगह पर टिक रहा है। अगर 100 न्यूटन का फोर्स बीचों बीच लग रहा है, कहाँ लग रहा है? बीचों बीच। तो रिएक्शन कितनी आएगी? इधर से भी 5 मीटर दूर है और इधर से भी कितना दूर है? 5 मीटर। मैं ले लेता हूँ इधर रिएक्शन आर ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लो बी, ये इधर रिएक्शन आर ए, इधर रिएक्शन कितनी होगी? आर बी। आर ए कितना आ जाएगा? यहाँ तो मुझे पता है 50-50 हो जाएगा क्योंकि बीचों बीच लग रहा है, 50 न्यूटन। ठीक है सर, ये दाल तो हमको ही पता था, इसमें कौन सी विशेष बात तो तब होगी जब आप बताएं कि ये आपकी दो सपोर्ट है, यहाँ पे लग रहा है आर ए, यहाँ पे लग रहा है आर बी, और जो फोर्स है वो इधर लग रहा है थोड़ा, ये 100 न्यूटन का फोर्स है, ये इधर से 2 मीटर दूर है सर। और टोटल लंबाई कितनी बच्चों? 10 मीटर। तो 10 मीटर मुझे ये दिया हुआ, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना कि ये 2 मीटर है, तो बचा हुआ कितना होगा? 8 मीटर। एक बार के लिए लिख लो 8 मीटर। अब एक तरीका तो वो है ही सही जो मैंने बोला था कि बिंदु ए के सापेक्ष मोमेंट को 0 ले लेना और सभी के आघूर्णों का योग 0 कर लेना, आर ए प्लस आर बी बराबर 100 लिख देना और सॉल्व कर लेना, वो तो आ ही जाएगा। अब फटाफट रिएक्शन निकालनी हो, मुझे ऑब्जेक्टिव अप्रोच करनी हो, तो मैं क्या करूँगा? देखो इसका तरीका है सबसे अच्छा तरीका, आर ए मतलब किसी भी बिंदु पर रिएक्शन का मान क्या होगा? रिएक्शन का मान होगा, इसको एक बार के लिए आत्मसात करने के लिए इस चीज़ को समझ लो, ये एक बीम को या किसी एक डंडे को दो लोग पकड़े हुए हैं। अब इस पर कोई लोड लगा हुआ है, अगर इस लोड की वैल्यू में बोल दूं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो जब ये लोड बीच में लगेगा तो क्या होगा? दोनों पर बराबर बराबर लगेगा। भाई इसको जितना वजन बर्दाश्त करना है उतना इधर बर्दाश्त करना है। लेकिन जैसे जैसे ये 100 न्यूटन अगर आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर ये 100 न्यूटन यहाँ की जगह अगर इसके पास में लग जाएगा, ये इसको नाम दे दो ए बंदा, इसको नाम दे दो बी बंदा, अगर ये बी बंदे के पास में लगेगा 100 न्यूटन का बल, तो स्वाभाविक है जिसके पास में बल लग रहा है उसको लोड ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा वजन आएगा, और जिससे दूर लग रहा है उसको वजन कम महसूस होगा, उसको हल्का महसूस करना होगा। तो आप देखो दूरी यहाँ पे इस केस में ज़्यादा वजन कौन बर्दाश्त कर रहा है? बी। तो रिएक्शन ऑफ बी। अब दूरी किसकी ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है? ए की ज़्यादा है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका है क्या है? मैं एक सूत्र लिखा देता हूँ, आप उसी तरीके से याद रखना। रिएक्शन फाइंड आउट का तरीका है आर बी बराबर दूसरे सपोर्ट से दूरी बटा बीच की कुल दूरी, बीच की दूरी इंटू लोड। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप काम में लो तो आपका लोड की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कैसे लेना है काम में मैं बता रहा हूं। देखो आर ए क्या निकालना है मुझे? आर ए। तो आर ए रिएक्शन निकालने के लिए दूसरे सपोर्ट से दूरी, तो एक सपोर्ट तो ए खुद है, दूसरा सपोर्ट क्या है मेरा? बी पे एक्ट कर रहा है, जो बी पे भी तो सपोर्ट लग रहा है ना, तो दूसरा सपोर्ट क्या है मेरा? बी पे। तो बी सपोर्ट बी से दूरी कितनी है मेरी? 8 मीटर है ना इस लोड की, 8 मीटर। तो लिखो 8 बटा बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। लिखो 10 इनटू लोड कितना लग रहा है ऊपर? 100 कर दो, हो गया मान, आपकी आर ए निकल गई। आप चाहें तो उस सब्जेक्टिव मेथड से भी निकाल के देखना, फिर निकालना कितनी आई वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 80 न्यूटन। ए पर जो रिएक्शन आएगी उसका मान आएगा 80 न्यूटन। बी पर कितनी आएगी निकाल लेते हैं। तरीका क्या था रिएक्शन निकालने का? दूसरे सपोर्ट से दूरी, एक सपोर्ट तो बी खुद हो गया, दूसरा क्या है? ए सपोर्ट से दूरी कितनी है लोड की? 2 मीटर। लिखो 2 बटे दोनों के बीच की दूरी, दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। लिखो 10 इनटू टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है ऊपर? 100। ये जीरो से जीरो कट गया, आ गया 20 न्यूटन। आर बी आ गया 20 न्यूटन। अब देखो मैंने बोला था ऊपर वालों का फोर्स का योग नीचे वालों के बराबर आएगा। 80 और 20 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आप उस तरीके से निकालने के भी देखना, आपको तसल्ली हो जाएगी जब आपकी वैल्यूज मैच करने लगेगी। तो एक और देखते हैं, यहाँ पे तो आ गया मेरा फटाफट आर ए बराबर 80 और आर बी बराबर 20। ठीक है ना। एक फटाफट इक्वेशन और देखते हैं, यही है। सर आप ये बताओ फटाफट, चलो ये यहाँ पे लग रहा है सर, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये है 10 मीटर। अब बताओ फटाफट आप, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है। अब बताओ मुझको आर ए कितना होगा
और मुझे बताओ आर बी कितना होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, आर ए बराबर दूसरे सपोर्ट से दूरी, दूसरा सपोर्ट क्या है, बी, बी से दूरी कितनी है इसकी 4 मीटर, 4 बटा बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, 10 इंटू लोड, लोड की वैल्यू कितनी है 50, 50 एक जीरो कट गया, 5 चौक 20, आर ए की वैल्यू आएगी आपकी 20 न्यूटन। निकाल के देख लेना। आर बी तरीका क्या है मेरा, दूसरे सपोर्ट से दूरी, दूसरा सपोर्ट क्या है बी तो 1 हो गया, दूसरा सपोर्ट ए से दूरी कितनी है 6 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 इंटू लोड, लोड कितना है 50, जीरो से जीरो कट गया, 6 पंजे कितना आ गया 30, ये वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक और तरीका देखो, अब देखो सर ये वाले तो ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया है ना, ये बोल दिया उसने ये है मेरा 10 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और ये है मेरा 2 मीटर, ठीक है। अब सर बताओ कि अगर मेरे पास जो फोर्स है वो इस जगह पर एक्ट कर रहा है, इस जगह पर एक्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू इस केस में आप कैसे निकालोगे। देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लोड नहीं लेना, दिमाग नहीं लगाना, जो बोला है उसी को ध्यान रखना है। इसका मान ले लेते हैं अपन, वही 120 न्यूटन मान लो, 120 न्यूटन, ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैंने क्या बोला था, आर ए रिएक्शन क्या थी, दूसरे सपोर्ट से दूरी, ए तो खुद हो गया, दूसरा सपोर्ट क्या है बी से दूरी कितनी है 2, तो लिख दो 2, कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो ये दूसरे सपोर्ट से दूरी मेरे को सूत्र तब था जब ये फोर्स बीच में लगता था, लेकिन ये बीच की जगह उधर चल गया, मतलब दूरी इधर की तरफ आनी थी बी से, अगर ये फोर्स बीच में होता, लेकिन ये दूरी उधर की तरफ चल गई, मतलब विपरीत दिशा में चल गई, उल्टी दिशा में चल गई, तो इसको लेना पड़ेगा मुझे माइनस। बस यही एक ट्रिक है, इसको माइनस ले लेना, क्योंकि मुझे दूरी इधर देखनी थी लेकिन मुझे अब उधर देखनी पड़ रही है क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ चल गया। तो पहला तरीका तो हो गया, दूसरे सपोर्ट से दूरी जो आ गई मेरे पास -2 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 10 इंटू लोड कितना एक्ट कर रहा है बच्चों 120 काट दो, 0 से 0 -24 न्यूटन। निकाल के देख लेना, आर ए की वैल्यू -24 न्यूटन। आर बी की वैल्यू देखते हैं, वही दूसरे सपोर्ट से दूरी, दूसरा सपोर्ट क्या है बी के अलावा, ए से दूरी कितनी है, अब ए से दूरी तो इधर ही नापनी थी ना मुझे, और मैं उधर ही नाप रहा हूँ, कितनी आएगी 10 + 2 12 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 इंटू लोड कितना है 120, 0 से 0 कट गया, कितनी आ गई 12 144, 144 आ गई, 144 न्यूटन आर बी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे एक छोटी सी पुष्टि कर लेते हैं, ऊपर वालों का योग बराबर नीचे वालों का योग, नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, और इधर ये जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं उनके मान कितने हैं 144 और -24, 24 नहीं है -24 है, तो 144 और -24 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, जो अपने आप में बराबर है। तो ये एक तरीका ये भी हो गया, आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसकी भी खटाक से आप रिएक्शन की वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी हैं, रिएक्शन जब ऐसा दिख जाएगा तो रिएक्शन कैसे निकालेंगे उसका तरीका मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको। मान लो ये है सर, और 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ये 3 फोर्स, ये है 100 न्यूटन, 50 न्यूटन और ये 25 न्यूटन, कितने पर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, टोटल हो गया मेरे पास 20 मीटर। अब मुझे बताओ सर ये रिएक्शन कितनी आएगी, आर बी, ठीक है। आप कोशिश करना कर सको तो इस क्वेश्चन को, बाकी इसकी ट्रिक मैं फिर बताऊंगा आपको बाद में। ये इनके बीच की दूरियां हैं 5, ये 5 रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, ये वाली इस केस में शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, वो सब्जेक्टिव तरीका नहीं होना चाहिए, ये ठीक है ना। आप एक बार इसको कोशिश करना, फिर वरना मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अब आप क्या करो, सिंपल सा जितने भी पॉइंट लोड वाले क्वेश्चन हैं और आपको ऐसे डायग्राम मिलते हैं, उनका एक बार रिएक्शन निकाल के शेयर फोर्स ड्रॉ करने की कोशिश करो। बाकी जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप भी इसके साथ अभ्यस्त होते जाएंगे, और चीज़ें शुरू में थोड़ी कठिन लगती है, धीरे धीरे जैसे हम किसी भी चीज़ से अभ्यस्त होते हैं वो चीज़ें बड़ी आसान लगने लग जाती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पॉइंट लोड के से हट के हम यूडीएल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे और क्या इसमें विन्यास पॉसिबल हो सकते हैं उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।